तुम्हारी आवाज सुन लूं तो मिल जाता है इस दिल को सुकून, मेरे गमों का इलाज भी कितना सुरीला है। हेलो एवरीबॉडी, कड़क चाय विद आरजे सीमा वर्मा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बेहद खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि आज मेरा स्टूडियो म्यूजिकल हो गया है और आज हमने बहुत सारी बातें तो करनी है, साथ साथ बीच बीच में गीतों की और गज़लों की दिलकश दखलंदाजी भी होगी। और ये मैंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि दखलंदाजी किसी को पसंद नहीं आती, लेकिन दिलकश दखलंदाजी सबको पसंद आती है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, प्लीज़ वेलकम जितेंद्र सिंह जामवाल जी। बहुत स्वागत आपका सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हम हज़ारों लाखों लोगों से मिलते हैं और भगवान की बड़ी कृपा होती है एक कलाकार पे कि उसको किसी बायोडाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सीधा दिल में जाता है उसका काम जो होता है, और उस काम को वो इसीलिए पसंद किया जाता है कि वो जो तपस्या करते हैं उसी से उसका असर आता है जी। तो मैं बहुत छोटा सा कलाकार हूँ जो मुझे गुरुओं से मिला है, अपने माता पिता से मिला है, और माता रानी वैष्णो देवी के आशीर्वाद से जो भी थोड़ा बहुत कर पाया हूँ, तो उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। बिल्कुल बातचीत करेंगे और बातचीत शुरू करेंगे आपके बचपन से। कहते हैं बचपन हर गम से बेगाना होता है। वाह। अब आपका बचपन भी ऐसा ही रहा होगा, कैसा जी, रहा होगा बेशक। थोड़ा बताइए। और वो कौन सी पायदान थी, जी। वो कौन सी उम्र थी जहां आपने ये रियलाइज किया कि अरे मुझे तो एक दोस्त मिल गया संगीत के नाम का? वाह, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया। बचपन का ये है कि मुझे नहीं पता कि संगीत मुझे कैसे आया। भगवान की तरफ से ही था, क्योंकि 4-5 साल का बच्चा क्या होता है, और मुझे उसी समय से मुझे पता था कि मुझे गाना गाना है। और रेडियो पे जो कार्यक्रम आते थे, ख़ास तौर पे गज़ल के, मुझे पसंद आते थे। और पहली गज़ल जो मैंने सुनी थी, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, आहा। चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अब उसका मतलब तो पता नहीं था कि क्या बोल रहे हैं, जी। पर वो राग झंझोटी जो है वो खींचता था। और मेहदी साहब मेरे फेवरेट, मेरे जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जगजीत सिंह जी को। तो मेरा यही कहना कि ये भगवान की देन है, और संगीत कोई किसी को दे नहीं सकता है। आप जी। उसको निखार जरूर सकते हैं, आप किसी को संगीत दे नहीं सकते, वो इनबिल्ट है। बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। और यही है कि इसी से मुझे लगा कि भगवान का खास आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो उस जो उन्होंने जो गिफ्ट दिया है उसको हमें संभाल के रखना है, अपने रियाज से, अपनी तपस्या से, और अपने व्यवहार से। अच्छा, जैसे बचपन से आपने कहा 5 या 6 साल की उम्र की जी आप ये बात बता रहे हैं, जी। तो इतना छोटा बच्चा होता है तो माता पिता को बोलना पड़ता है कि मुझे म्यूजिक सीखना है। वो हाँ थोड़ा बताइए। हाँ, तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे माता पिता, मेरे पिताजी राजेंद्र सिंह जी, मेरी मदर राजरानी जी, हेड ऑफ टाइम थी उनकी सोच। क्योंकि वहाँ जम्मू छोटा शहर है, इतना कोई वो भी नहीं था, संगीत का कोई एक्सपोजर भी नहीं था। लेकिन मेरे डैडी को गाने का शौक था। अच्छा। हाँ, तो इंजीनियर थे लेकिन उनको गाने का शौक था, तो उन्हीं से मेरे को मिला है। तो उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि आप ये करो या वो करो। लेकिन एक जो हमारे घरों में होता है कि क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, 2-3 होते थे तब। जी। डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो इंजीनियरिंग में सीट नहीं मिली, कॉलेज में एडमिशन ही बंद हो गई। अच्छा। हमारे मार्क्स भी थोड़े ऐसे ही आए। तो जैसे होता है ना, वो पानी अपना रास्ता बना लेता है, तो भगवान ने हमें उसी तरफ कर दिया। तो फिर फादर ने, सारे जानते थे उनको जम्मू में, तो मेरे पहले गुरुजी के पास लेके गए, पंडित R.E. दसक्कर। वो महाराष्ट्रियन थे, जी। बहुत ही बेहतरीन वायलिनिस्ट थे। अच्छा। और गाते भी थे। वहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे वो सिखाते थे कॉलेज में। अच्छा। तो गुरुजी के पास ले गए, गुरुजी ने बहुत प्यार से सुना, और वहीं से बस शिक्षा
ये मेरे ख्याल 11th की बात है, 11th या 12th, अच्छा। तब मैंने शुरू किया। स्कूल में इतना नहीं था। हम्म। स्कूल में जैसे होता है ना, बच्चे गाते हैं फंक्शन में, मैंने जी। कभी नहीं गाया, क्योंकि इतने डरे हुए रहते थे टीचरों से, अब मार पड़ी कि अब मार पड़ी। मार तो बड़ी पड़ती थी। बड़ी मार पड़ती थी, और मार इतनी पड़ती थी कि घर पे नहीं बता सकते थे, घर से भी पड़ती थी। फिर और पड़ती थी। अभी मैं बोल रहा था अपनी बिटिया को, मैं कहा आप लोग इतने लकी हो जी। कि आपको कोई टच भी नहीं करता। नहीं, हम लकी हैं, हम लकी हैं भाई साहब। नहीं, उनके हमें उनके नजरिए से। हमें इतना मार मार के निखारा बिल्कुल गया है ना कि हम लकी हैं। बिल्कुल। तो वहां से फिर शुरू हुआ गुरु जी से सीखना, दशक्कर साहब से। हाँ। फिर जब वो महाराष्ट्र चले गए वापस, तो उनके ही शिष्य हैं पंडित हरिकृष्ण जी, जी। उनसे मैंने सीखा। और जो मेरी सबसे पहली गजल है जिससे मुझे पहचान मिली, जिसका शेर है कि लोग बहरे हैं, इन्हें दिल की सुनाया ना करो। क्या बात। लोग बहरे हैं, हाँ। इन्हें दिल की सुनाया ना करो, और बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो। वाह 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 वाह, क्या तो बात। ये गजल मेरे गुरु भाई और गुरु हरिकृष्ण जी की कॉम्पोजिशन है। तो ये किस उम्र में आपने गाई? ये मतलब वही बस 12th में था मैं, तो तो गाते एक थे। बार बचपन जीना चाहेंगे दोबारा? तो इसी से शुरू करते हैं। हो जाए। इस गजल को लेके फिर मैं इंटर यूनिवर्सिटी जो हमारा होता था जी। कंपटीशन, हम्म। वो उसको मैंने भगवान कृपा से वो नेशनल मैंने जीता कोला में। अरे वाह। तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद। लोग बहरे हैं, लोग बहरे हैं, इन्हें दिल की सुनाया ना करो। लोग बहरे हैं, इन्हें दिल की सुनाया ना करो। बंद दरवाजों पे आवाज लगाया ना करो। लोग बहरे। शेर देखिएगा। पत्थरों से कहाँ मिलती है मुरादें दिल की। पत्थरों से, पत्थरों से, पत्थरों से कहाँ मिलती है मुरादें दिल की। इन मज़ारों पे, इन मज़ारों पे चरागों को जलाया ना करो। बंद दरवाज़ों पे आवाज लगाया ना करो। लोग बहरे। क्या बात है, वाह वाह वाह। पहली मजा इसको कह सकते हैं ऑफिशियली, जी। जिसके ऊपर मैंने नेशनल भी जीता। तो ये कॉम्पोजिशन किसकी है? ये पंडित हरिकृष्ण जी। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपकी पहली कॉम्पोजिशन जो आपने खुद तैयार की वो कौन सी रही? बहुत साल पहले की ये बात है। जी। तो मुझे शुरू से शौक है कि मैं कोई भी गजल सुनता था तो, या राग सीखता था गुरुजी से, तो उसकी धुन, उसमें धुन बनाता था घर में आके। क्या बात है। अच्छा, मैं आप जब तक ये अपने हारमोनियम में उंगलियों को चला रहे हैं, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आज के हमारे पॉडकास्ट में स्टोरी लाइन साथ साथ चलेगी और गाने भी ज्यादा होंगे, और शायद बातें कम हो, गाने ज्यादा हो। जी जरूर। जी। तो ये गजल मैं लेके बैठा, दूसरे काले से मैंने उसको छेड़ा। जी। देखिए कैसी उसकी
शायरी है। जिनसे हम बेशुमार प्यार करें, क्या बात। जिनसे हम बेशुमार प्यार करें, वही छुप छुप के, वही छुप छुप के हम पे वार करें, जिनसे हम बेशुमार प्यार करें। क्या शेर है। ये मेरी पहली, वाह वाह। तब मैं कॉलेज में गया ही था, अच्छा तो हमारे टीचर थे सेवक सर, जी एनसीसी के भी इंचार्ज थे। जी। कहते मुंडे इधर आ, हाँ तेनू एनसीसी च भेज दिया। अच्छा मैं कहा सर उधर तो लेफ्ट राइट करना पड़ेगा। हाँ थोड़ा कर लें, अच्छा पर तुझे गाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ होता था आरडी कैंप, रिपब्लिक डे कैंप होता है यहाँ हमारे दिल्ली कैंट में, जी जिसमें पूरे भारत के कैडेट्स आते हैं एनसीसी के, और पूरा मेला लगता है 1 महीना। आप गए हैं कभी उसमें? नहीं। मैं आपको लेके चलूंगा। क्या बात। उसमें पूरा कल्चरल इवनिंग होती है, जी और क्रॉस कंट्री होती है, और परेड होती है। हम्म मैं ऐसा गया उसमें, ये अपने आप ही ये किस्सा जुड़ गया। तो एनसीसी में मुझे ले गए, तो वहाँ हमारे जम्मू में नगरोटा एक जगह है, जी वहाँ वो कैंप लगता है। तो मैंने बोला मैं तो सिर्फ गाऊंगा। तो जब गए तो अपने वो जीन्स तो जागेंगे ना, हमारा तो फैमिली बैकग्राउंड पूरा आर्मी का ही है, जी डोगरा रेजिमेंट, जैक लाई, सब हमारे बुजुर्गों का बनाया हुआ। तो मैं बोला मैं भी करूंगा परेड। अच्छा कहते यार क्या हो गया, गला तो नहीं खराब हो जाएगा? हम्म मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं करूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। तो उसमें मैंने ये गाई थी गजल। अच्छा मेरे ख्याल कुछ आया था, अवार्ड भी मिला था। अच्छा और आप हैरान होंगे सीमा जी जी कि मैंने इतनी मेहनत की राइफल के साथ, 303 होती है राइफल, हाँ 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 और ये 2 उंगली के साथ पकड़ते हैं उसको ऐसे, तो यहाँ खून जम जाता था जी जब हम चलते थे। हम्म। आई गॉट सिलेक्टेड फॉर राजपथ। अच्छा हाँ, क्या मैंने बात है। परेड की है दिल्ली में, अरे वाह और सिर्फ 4 कैडेट हमारे जे के कॉन्टिजेंट से हुए थे। तो वो भी एक मेरी जिंदगी का है कि जिस जिस चीज ने मुझे डिसिप्लिन करने में बहुत मेरा साथ दिया, वो एनसीसी का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। जी जी। अभी आप जैसे टीचर की बात करी, आपने अभी अपने टीचर के बारे में बताया, गुरुओं के बारे में, जी जी इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी कई बार जीवन में ऐसा होता है कि आपको गुरु ही नहीं मिलता, हाँ आप पूरी कोशिश में लगे रहते हैं, फिर वही ऊपर वाले की बात है कि अगर आपके नसीब में कोई होगा क्षेत्र लिखा है तो लिखा है। जी तो आप के क्या विचार हैं इस जी पर कि गुरु को भी शिष्य की जरूरत होती है। देखिए एक बेशक अच्छे शिष्य की जरूरत होती है, बेशक शिष्य को एक अच्छे गुरु की जरूरत होती है। जी आपके समय के गुरुजन और आज का जो हम सिनेरियो देखते हैं, 2025 में जी रहे हैं हम, जी जी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए गुरु शिष्य परंपरा हमारे संगीत की बहुत इंपॉर्टेंट एक एक कड़ी है, जो किसी संगीत में नहीं दुनिया के, जो हमारे भारतीय संगीत में है। गुरु और शिष्य एक एक बंधन में बंध जाते हैं, और गंडा बांधता गुरु, तभी वो ऑफिशियली उनका शिष्य होता है। जी ठीक है, गंडा बांधे बगैर वो माना नहीं जाता। और ये ऐसी कला है कि सीना बसीना होती है, नो कॉपी नो रिकॉर्डिंग। हमारे गुरु जी अलाउ नहीं करते थे, रिकॉर्डिंग भी नहीं करनी है, ना लिखना है। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए कि आप उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे। आपने सोच लिया मैंने लिख लिया, बस हो गया। गुरुजी कहते थे कि मैं आपको 10 बार सिखाऊंगा, 20 बार सिखाऊंगा, लेकिन तुम याद करो। उनके पास तो कोई कॉपी नहीं थी, वो हजारों राग याद थे। तो उनके अंदर तो पूरा खजाना था ना इसीलिए तजुर्बे था का। कि उसका टेक्निक जो है ये है कि बच्चा किसी चीज पे डिपेंडेंट ना रहे। पर जितेंद्र जी आज तो ऐसा नहीं होता, आज तो ट्यूशंस हैं हाँ, और हफ्ते चेंज में हो एक गया। क्लास होती है या 2 हाँ, क्लास। बच्चे भी बिजी हैं, जी अब स्टडीज इतनी वो हो गई हैं, और मार्क्स लाओ मार्क्स लाओ। बट अभी भी जिसको करना है या जिसके माँ बाप की गाइडेंस है तो वो करते हैं। आपको लगता है क्या आज की तारीख में ऐसे गुरु मिलने? बिल्कुल मिलते हैं गुरु, अच्छा ढूंढने वाला चाहिए।
अच्छा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हम्म। आप भी तो वैसे होने चाहिए। अब हमें गुरुजी ने इतने प्यार से सिखाया, ना कहीं पैसे की बात आई, ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि मैं भी स्ट्रगल कर रहा था उस वक्त। और आप जैसे रेडियो से जुड़े हैं, मैं भी रेडियो से जुड़ा था। और एक उसमें कैजुअल बुकिंग होती थी तानपुरा प्लेयर की, तो वो मैं करता था। 6 दिन की उसकी ड्यूटी होती थी। जी जी। 600 रुपीज मिलते थे। क्या बात। तो 600 भी बहुत मायने रखते उस थे। जमाने में तो बहुत होते थे। जी, तो राइट। गुरुजी पंडित मणि प्रसाद जी बहुत ही अच्छे इंसान थे। जी। तो कभी भी ये नहीं कि खाना खा के ही जाइए आप, ये वो होता था, शर्त होती थी। कि खाना खा के जाएंगे। हाँ, उनको पता है स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको मिलेगा नहीं मिलेगा। और बस वो पैसे भी देते थे अपने से कि पैसे दे दो इसको। तो ऐसे गुरु कहाँ, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे गुरु जी मिले। और लाइट म्यूजिक के मेरे गुरु पंडित ज्वाला प्रसाद जी, जो अपने आप में जिनके भारत में एक मुकाम था, म्यूजिक बहुत डायरेक्टर। जबरदस्त नाम, ऑल इंडिया रेडियो में तो बहुत जी, जबरदस्त नाम। तो हमने कई बार देखा है रिकॉर्डिंग्स में, उन रिकॉर्डिंग में ही सीखते थे हम क्या वो कर रहे हैं, क्या कैसे कर रहे हैं, कॉर्ड चार्ट कैसे लिख रहे हैं। तो कई बार देखा गुरु जी को कि वो ऐसी चीज अगर उनको लगे कि कोई थोड़ा ज्यादा होशियार बन रहा है म्यूजिशियन, तो वो वहां रोक देते थे। आप बजा नहीं सकते अगर वो चाहें तो। जी। ऐसी उनकी विद्या थी। क्या बात। उतने ही सिंपल भी थे कि उनको लगा कि सिंगर को थोड़ा कम आता है, तो उसके अनुसार ही वो कंपोजिशन बनाते थे कि ये गा ले। जी जी जी, समझ गई। तो बहुत ऐसे, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले। पंडित बिरजू महाराज के साथ, उनके साथ काम करने का मौका मिला, महाराज जी के साथ। और जॉब भी था मेरा कथक केंद्र में। तो जो मैं बैले का जो म्यूजिक कंपोज करता हूँ, वो उनसे मैंने सीखा कि एक कथक बेस्ड जो बैले है, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे मुश्किल म्यूजिक वही है। अच्छा। बैले का म्यूजिक बनाना, क्योंकि उसमें अभी टुकड़ा तिहाई आ रहा है, वहीं पे डायलॉग आ गया, वहीं पे लड़ाई शुरू हो गई, वहीं पे बादल आ गए। बिल्कुल। तो इट्स लाइक फिल्म। राइट। और वो लाइव कर रहा है डांसर, और तब तो म्यूजिक भी लाइव होता था। कमानी आपने देखा होगा, उसमें बिल्कुल। आगे एक पूरी पिट है ना, हाँ जी हाँ जी। उसमें बैठते थे हम लोग सारे। मुझे ऐसे लगता है कि ये जैसे आप मुझे बता रहे हैं ना, ये प्रैक्टिकल होता था, और ये शायद इस प्रैक्टिकल ने ही आपको ये सिखाया। हाँ अच्छा, जी। आप ऑफ कैमरा मुझे एक बात बता रहे थे कि आप 1 साल तक गुरुजी के आगे खड़े रहे। हाँ, वो जो तपस्या थी वो थोड़ा सा बताइए। देखिए, गुरु लोग क्या है, वो देख, जैसे आपने बोला ना गुरु हैं, जी। तो शिष्य को भी वो ये करते थे, हम्म। उनकी परीक्षा लेते थे कि ये ऐसे ही है, या अगर होगा ऐसे ही तो भाग जाएगा। तो बेसिकली उनका यही था कि भाई थोड़ा इसको टेस्ट करें, अगर इसमें है जी। तो रुकेगा। तो वो हम टेस्ट में पास हो गए। 1 साल लगा। 1 साल लगा। क्या बात। उसके बाद उन्होंने सा लगाना सिखाया कि सा कैसे गाया जी। जाता है, कैसे उसकी टेक्निक क्या है, उसको कैसे मुंह कितना खोलेंगे आप, आवाज कहाँ से आएगी। तो ये सारी चीजें हैं। जी अब जी जो जी। मेरे से कोई कुछ लोग सीखते हैं तो मैं बताता हूँ, तो बोलते ये तो हमें कभी बताया नहीं किसी ने। तो ये खुद गुरु जी से सीखा, फिर खुद भी महसूस किया जी। कि ये वाला रियाज मैं आज करूंगा तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या आएगा। राइट राइट। कितना सांस आपको भरना है, कितना बड़ी बड़ी बारीकियां हैं, साइंटिफिक है। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा जितेंद्र जी, एक बात बताइए, कौन सी उम्र थी आपकी, या आपका फर्स्ट स्टेज शो याद है आपको? फर्स्ट स्टेज शो तो देखिए, ऐसे तो हम जम्मू में तो बहुत घरों घरों पे, जैसे गुरुजी दसक्कर साहब जाते थे, किसी का सोलो सोलो की बात। सोलो तो मेरा आप लगाइए कि जिसको बड़ा प्रोग्राम कहेंगे, जी। वो हुआ था मेरा अलीगढ़ में। अच्छा। हाँ, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम नहीं, कंपटीशन था, जो मैं नॉर्थ जोन हमारा था। अच्छा। इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन। तो हम जम्मू से आए थे, जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऐसे ही नॉर्थ इंडिया की सारी यूनिवर्सिटीज वहां आई थी।
तो वो पहले आप अपना स्टेट का जीतते हैं, फर्स्ट आते हैं, तब वहां जाते हैं। स्टेट लेवल के बाद आप? हाँ, स्टेट लेवल के बाद। राइट। तो मैं उसमें गया था, उसमें मैंने यही गजल गाई थी, लोग बहरे हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मैं उसमें फर्स्ट आया था। तो वो ऑफिशियली आप कह सकते हैं वही मेरा फर्स्ट परफॉर्मेंस था। फर्स्ट परफॉर्मेंस। 2000 बच्चे थे उस हॉल में। अच्छा। आज तक मुझे याद है। अच्छा, और आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट याद है म्यूजिक से जो आपको हाँ, मिली? बिल्कुल मुझे याद है। कितनी मिली थी उस समय? देखिए, मैं छोटा था तब, हम्म। मेरे ख्याल 5th या 6th में होऊंगा। तो बच्चों का एक प्रोग्राम आता रेडियो में। अच्छा। हाँ, तो चुनमुन? नाम कुछ और था उसका, इतना वो नहीं था नाम, बच्चों का, कोई बच्चों का प्रोग्राम? हाँ। ठीक ठीक। तो डैडी ने कह के उसमें भिजवा दिए, ये भी कविता बोलेगा, गाने के लिए नहीं, कविता बोलेगा। अच्छा अच्छा। तो उसमें जो खास बच्चे होते थे जो कविता बोलते थे ना, उनको मिलती थी पेमेंट। 15 रुपए मिले थे मुझे। 15 रुपए का चेक अच्छा, मिला कौन था। से ईयर की बात बता रहे हैं? ये होगी जी, क्या बोलूं, 70 75 की होगी। तो 15 रुपए काफी होते होंगे उस समय? बहुत होते थे। फिर वो चेक था, तो अकाउंट खोलना पड़ा। अच्छा। तो मेरा अकाउंट भी खुल गया। तो क्या बात है। मतलब फिर वो ब्रॉडकास्ट हुआ, तो सबको बताया गया, हाँ गांव में, घर में, कि आज इसका आएगा। हाँ हाँ तो हाँ। मैंने वो कविता पढ़ी थी, ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी इस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। तो बहुत अच्छा मैंने बोला याद था। है आपको अभी तक? हाँ। क्या बात है। तो जो मैम जो करती थी कंडक्ट, बहुत अच्छी थी वो। हाँ 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 तो ऐसे माइक एक होता था, चारों तरफ बच्चे बैठ जाते थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला था, आप करना, आप अगर गाने में आपका है तो, अच्छी आवाज है आपकी। जी। हालांकि मैंने तो वैसे ही रिसाइट किया था। हम्म। वो मेरी पहली पेमेंट थी। मम्मी को दे दी? हाँ, मम्मी को, मतलब डैडी को दे दिया चेक, उन्होंने जमा कर दिया। उसके बाद फिर पता जी। नहीं वो तो। अच्छा, जैसे संगीत की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम कुछ भी नहीं होते और कुछ बनने के लिए जो जो रास्ता होता है, जी जी। उसमें बड़ी पेशेंस भी चाहिए होती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ना आपका मेंटोर जरूर होता है। जैसे आप फिल्मी गीत सुनते हैं, या फिर जैसे आपने कहा कि गजलों में बहुत इंटरेस्ट था, गजलें सुनते होंगे आप। तो कौन आपके वो फेवरेट सिंगर्स थे उस समय, और क्या फिल्मी गीत भी सुनते थे आप? फिल्मी गीत भी सुने हैं, फिल्मी भी मैं आपको सुनाऊंगा। जी। क्योंकि हमारा फिल्म संगीत बहुत रिच है। कुछ लोग जैसे कह देते हैं कि अरे वो तो फिल्मी गाने गाता है। हाँ, ये जरा ऐसे ऐसे गीत हैं कि आप एक लाइन नहीं गा सकते। लता जी के, रफी साहब के, किशोर दा की टोन, आहा हा। मुझे कभी कभी ना इस बात का बड़ा अफसोस भी होता है कि फिल्मी गीतों को बहुत कम आंका जाता है। हाँ, न जाने क्यों। वही। तो फिर मैंने एक प्रोग्राम में गाया तो मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिला, क्योंकि आपने वो गीत लेके उसको गजल के अंदाज में गाया। जी। तो लोगों ने बहुत पसंद किया, क्योंकि शायरी तो बहुत अच्छी होती थी। तो ऐसे ही मेरा कहने का अर्थ है कि कोई भी संगीत वो नहीं है, और संगीत का जो दाता है, जन्मदाता, वो है फोक। राइट। लोक संगीत से ही सारा संगीत निकला, क्लासिकल भी उसमें से निकला। जी जी जी। तो लोक संगीत हमारा जम्मू का तो है ही। कुछ हो जाए फिर। लोक संगीत कुछ तो होना चाहिए। हाँ, लोक संगीत। जम्मू की खुशबू आनी चाहिए ना, मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए। तो आप भी हिमाचल के हैं, कांगड़ा के हैं जी। तो क्या हम दोनों जने एक गीत गाएं कोई? कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन सारा दारमदार आप पर ही रहेगा। नहीं नहीं, आप गाइए। आप वो वाला गीत है ना, कपड़े तो कुंजुआ। हाँ, अच्छा, इस गाने से पहले जरा सा ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए, जैसे हीर रांझा बड़े फेमस हुए हैं, जी जी। तो ये बताइए ना कि कुंजू कौन थे? कुंजू चेंचलो, मतलब ये जैसे हीर रांझा, ऐसे ही ये प्यार किया है इन्होंने, और हमारे जम्मू और हिमाचल को ये रिप्रेजेंट करते हैं जी। तो हमारे बहुत सारे गीत हैं फोक जो इन पे बने हैं जी। कुंजू चेंचलो। जी। कुंजू लड़का था, चेंचलो लड़की थी। जी। तो बोलता है, लड़की बोलती है, वो आप गाइएगा, आपको याद है ना गीत ये? थोड़ा बहुत है। हाँ, पकड़। कपड़े तो चलो गाते हैं। स्केल आप देख लीजिएगा, स्केल वही आता नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी। कपड़िया तुआ वाह छम रुआ कुंजुआ, कपड़िया तुआ छम क्या बात है। रुआ कुंजुआ, बिच बटन निसानी
कहता है, लड़की कह रही है कपड़े धोऊं और छम छम करके रोऊं जी। तुम्हारी याद में, कि दूर होते थे आमतौर पे। और क्यों? क्योंकि बटन दिखता है, बटन वो तुम्हारा दिखता है निशानी के तौर। हाँ। अब लड़का कह रहा है, बटने दा गम नी तू करया चंचलो, बटने दा गम नी तू करया चंचलो, चंबे चांदी बथेरी ओ, मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बथेरी। क्या बात है। अब देखिए ये फोक है। लड़का कहता है कि भाई बटन का गम मत कर, चंबे में बहुत चांदी में और बनवा दूंगा, और बनवा दूंगा। हाँ। क्या बात है। अब ये जो फोक संगीत है, हमारे देखने वाले सुनने वालों को मालूम होना चाहिए कि लोक संगीत का किसी को पता नहीं है किसने इसको रचा जी। वो जो खेतों में काम करते थे हमारे बुजुर्ग, वो काम करते करते जो गुनगुनाते थे वो गीत बन जाते थे, या लकड़ी काट रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोक संगीत। आजकल क्या लोग खुद गाना बनाते हैं, कहते फोक संगीत। हाँ। वो फोक और लोक के लिए ये भी कहा जाता है कि लोक संगीत में तो जीवन अटखेलियां करता हाँ, है ना, सारे संस्कार हैं हमारे जी उसमें। जी। तो ये बहुत खूबसूरत एक आपने नमूना ही बताया, एग्जाम्पल। हाँ, मुझे भी मौका मिल गया। बहुत सुंदर गाया। बहुत ही फेमस गीत है माई नी मेरी ये। हाँ, क्या बात है, थोड़ा सा वो भी हो अभी जाए। काफी वो यंगस्टर काफी लाइक कर रहे हैं। हाँ, और ये अच्छी बात है कि वो लाइक कर रहे हैं। हाँ जी। तो थोड़ा सा माई नी मेरी। माए नी मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी कदू। दूर, सच में आपने दूर कर दिया। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा चेंज करूंगा। शिमले की जगह जम्मू है असली शब्द, क्योंकि रूट नहीं बनेगा ना। शिमला तो उधर है। बिल्कुल बिल्कुल। माए नी मेरी जम्मुए दी राहें, चंबा कितनी कदू। ओ शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, ओ शिमले नी बसना, कसौली नी बसना, जम्मू जाना जरूर है। आए नी मेरी जम्मुए दी राहें, शिमला कितनी दूर, जम्मू कितनी दूर। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सुंदर आपने गाया। ये सब पहाड़ी धुनों पर बेस्ड होता है? जैसे एक पहाड़ी राग भी तो होता है। पहाड़ी राग पे ही बेस्ड है ये सारे। अच्छा। ज्यादातर हमारा फोक जो है पहाड़ का, जी। अगर आप गढ़वाल साइड भी जाएंगे तो ज्यादा पहाड़ी ही है। अच्छा। पता नहीं हमारे बुजुर्गों को यही राग समझ में आता था, तो पहाड़ी जैसे सिलसिला मिठास है, मिठास, और मिठास। बहुत मिठास। शिव कुमार शर्मा जी ने बहुत यूज किया इसको फिल्मों में। जी। तो शिव कुमार जी जम्मू के थे, तो शिव हरि के नाम से उन्होंने म्यूजिक बनाया। लम्हे का शायद म्यूजिक। हाँ, सिलसिला। सिल- पहली पहली बार देखा हाँ। ऐसा जलवा, हो ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला। ये राग पहाड़ी है? पहाड़ी। क्या बात। तो वो इसी से लिया उन्होंने। हाँ। साड़ी ते कुड़ी परोता, साड़ी ते कुड़ी परोता। तो पहले क्या होता था, जब रिश्ता होता था ना, हाँ हाँ। तो पहले माँ बाप आते थे ना, रिश्तेदार आते थे, दो प्रोत आते थे। अच्छा। प्रोत होते थे ब्राह्मण, हमारे पुरोहित। पुरोहित, हम्म हमारे घर हमारे खानदान के पुरोहित, आपके खानदान के पुरोहित। अब वो दोनों आते थे, तो एक लड़का वो लड़की की तारीफें करता था और लड़के की तारीफें। इसके ऊपर गीत भी हैं, क्या मेरे को याद नहीं, लेकिन वो मैंने बताया ना, साड़ी ते कुड़ी परोता, हाँ, हमारी हाँ। लड़की बहुत अच्छी है। हाँ। मेरे को लगा नहीं यार, हमारा लड़का हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बात है। अच्छा। जैसे शादी होती थी
तो पुराने टाइम दूर जाना होता था गाँव में, तो लेडीज आमतौर पे नहीं जाती थी, क्योंकि घर कौन संभालेगा गाँव में। तो जब वो जेंट्स चले जाते थे बारात, तो लेडीज पीछे ना पूरा वो करती थी, उसको बोलते जागरना। आप जागरना देखना यूट्यूब पे जी। तो लेडीज ही करती थी, लेडी का भी रोल, जेंट्स का भी रोल। अच्छा, हाँ, क्या बात। तो हम छोटे छोटे देखते थे यार, वो पैंट कमीज, मामा जी की पैंट कमीज पहन के आए मामी, और मूंछ लगा लिया, और इतना इंटरेस्टिंग होता था जागरना। तो उसमें ताने भी हैं, ये भी हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही अच्छा। अच्छा जितेंद्र जी, एक बात बताइए, जी। पहाड़ की बातें हो रही हैं, हाँ पहाड़ी धुनों की बातें हो रही हैं, जी हमारे फोक की बातें हो रही हैं, जी। लेकिन जीवन संगनी आपने बंगाल वाह से वाह जोड़ी। वाह, क्या ये बात। क्या हुआ, ये क्या हुआ, मतलब पहाड़ी लड़की ये, आपको पसंद नहीं आई? हाँ, ऐसा नहीं, हाँ। ये तो मेरे ख्याल डेस्टिनी होती है। तो ये बताइए ना, ये ट्विस्ट हाँ कैसे आया? हाँ, बस मुझे लग रहा है भगवान ने वो मेरी किस्मत में, मेरी पत्नी जो कनिका घोष उनका नाम, हम्म। बहुत अच्छी कथक डांसर हैं। हम्म। तो मैं दिल्ली में जब आया तो कथक केंद्र में, मैंने बताया आपको, मैंने जॉब किया जी। पंडित बिरजू महाराज जी के साथ। हम्म। तो वहाँ आप तब सीख रही थी, तो एक स्कूल में ये जॉब भी करती थी। हम्म। तो उन्होंने देखा लड़का ठीक है, म्यूजिक भी इसको आता, तो आप मेरा म्यूजिक करेंगे स्कूल का? मैंने कहा कर लेंगे। हम्म। तो माता जय कौर पब्लिक स्कूल में ये थी, तो मैंने उनका संगीत बनाया, अच्छा, संगीत अच्छा बन गया। कौन सी ईयर की बात है ये? ये जी 1991। अच्छा, और तब आपको तब आप पहली बार मिले उनसे? पहली बार मिले। तो उसके पहले ये था कि भाई वो अच्छी डांसर थी, तो मैं गाना ठीक गाता था, तो एक मतलब मुझे लग रहा ऊपर वाले ने ही वो बनाई होगी जोड़ी। और हो शायद गया। आपकी उम्र भी उस समय ऐसी थी कि। हाँ जी हाँ जी। तो 94 में फिर हमारी विवाह हुआ, अच्छा, और पूरा माता पिता के आशीर्वाद से। कोई जब मैं, प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा। हाँ, तब के मेरे दादाजी भी तब थे, जी। और उन्होंने भी बोला ठीक है, लड़के ने बाहर ही रहना है, हम्म। तो अगर इसी के प्रोफेशन की होगी तो इसको आसानी रहेगी। हम्म। नहीं तो लड़की अगर संगीत नहीं समझती तो वो तो बेचारी फंस जाएगी। अच्छा, यहाँ पे अब एक और देखिए, बातों से क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं कि हाँ। आपने कहा कि इसी की प्रोफेशन की हो तो ठीक रहेगा, लेकिन मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट को ये भी बोलते सुना है कि शुक्र है हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हमारे प्रोफेशन की नहीं है। हाँ जी। क्योंकि बाहर भी वही बातें होती हैं, घर के डाइनिंग टेबल पे भी वही बातें होंगी। जी। तो आपको क्या लगता है कि एक ही प्रोफेशन में होना चाहिए हस्बैंड वाइफ को? देखिए, ये डिपेंड करता है, अच्छा। अपने आप इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे। मैं तो कहता हूं, मैं तो 24 घंटे संगीत की बातें ही करो, और तो बात ही ना करूं, बिल की भी ना करूं, इसकी भी ना करूं। मैं संगीत, खाएं भी संगीत, पहने भी संगीत, क्योंकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं। पंडित बिरजू महाराज जी आपसे बात कर रहे हैं और उनकी उंगलियां चलती रहती थी, काउंटिंग चल रही है, वो कुछ ना कुछ बना रहे हैं, बोले हाँ हाँ सीमा जी, अच्छा 1 2 3 4 5। आप, वो कनिका की वैसी सोच की मेरी वाइफ हैं, बट वो है कि एग्जैक्टली वो, शी इज नॉट ए सिंगर, शी इज ए डांसर। तो डांसर और सिंगर क्या अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। ये तो है। एक अच्छे डांसर को अच्छा सिंगर चाहिए, म्यूजिक कंपोजर चाहिए, और मेरे को उनसे प्रेम था, तो मैं जिसको प्रेम करता हूँ, अगर मेरे को सुबह उठ के चाय पिला दे तो और क्या चाहिए। तो मतलब जैसे जितेंद्र जी को बिजली का बिल आया है और वो बहुत ज्यादा आया है, तो आप क्या गा के बोलते हैं उनको कि हाँ इस बार बिजली का बिल बहुत हाँ, ज्यादा आया है? बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा। म्यूजिकल हाँ एटमॉस्फेयर। जी। जी जी और परिवार का सपोर्ट भी था ना। जी। अगर परिवार का सपोर्ट ना हो, फिर गड़बड़ शुरू होती है, ये तो है। कि माँ कह रही है नहीं क्या है, वो सब बहुत प्रेम से मेरे माता पिता ने, पूरी छूट थी मेरे को, जी, आप करो। वही बात है कि पंछी को अगर उड़ने के लिए आसमान दे दिया जी जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। आपकी बिटिया भी हैं, जी, थोड़ा सा बताइए। मेरी बिटिया गाती है, गाती है, उसको गाने का शौक है, उसने एक एल्बम भी किया है, अच्छा। मैंने उनका बनाया था गीत। तो और डांस भी, माँ का भी उसमें है, उसके भी अंश हैं डांस के। ब्लड में तो है ही। हाँ, ब्लड में है। जी। तो हमने कभी भी उनको, जैसे हमारे पेरेंट्स ने कभी कोई कंपेल नहीं किया कि आप ये करो, हमने भी नहीं किया। जी। तो पढ़ रही हैं वो,
और भगवान ने चाहा तो अच्छा करेंगी। उसके बाद आप अच्छे लाइफ में सेटल हो जाएं तो संगीत के लिए तो कभी भी कर सकते हैं आप। कभी भी कर सकते हैं, वो बेस बनना चाहिए बस, और कुछ नहीं। जितेंद्र जी, अब हम ना स्पेसिफिकली अब गजलों की बात करते हैं। जी जी मैंने बचपन से सुना है, आज भी सुन रही हूँ जी। कि गजलों की ना एक अलग ऑडियंस होती है। हाँ जी। मैंने बचपन से सुना है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं? और हमेशा यही कहा जाता है कि अभी गजलों का दौर आ गया है, आने वाला है, आएगा। जी जी। ये क्या माजरा है, थोड़ा बताइए। देखिए, गजल का थोड़ा सा उसमें क्या है कि गजल सुनने वाला थोड़ा सा, एक तो पेशेंस चाहिए, दूसरा शायरी की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उर्दू के शब्द होते हैं उसमें। और गजल सुनने वाला थोड़ा सा बैठ के सुनेगा। अब उठते बैठते आप ऐसे नहीं होगा, और जब आपका टेस्ट डेवलप हो जाएगा फिर आप और कुछ सुनोगे ही नहीं। तो गजल गाने वालों की ऑडियंस जो है वो फिक्स है। वो दौर आता रहता है, जाता रहता है, वो ठीक है, मानते हैं। और जो हमारे लेजेंड्स हुए हैं उनकी वजह से एकदम उछाल भी आया जी। जैसे जगजीत जी अपने उरूज पे थे, जब गालिब सीरियल आया तो एकदम हर तरफ गजल गजल गजल। बट वो सब रोटेशन में है, हर चीज नेचर का रूल है। मतलब मैंने देखा है और महसूस किया है कि मौसम की तरह ना गजलें यूं आती हैं, छाती हैं, और फिर एकदम डिप होती हैं, फिर छाती हैं। लेकिन आपने भी महसूस किया होगा, आज का जो बच्चा है ना, आज का जो यूथ है, बिल्कुल बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है शायरी में। बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, बहुत अच्छा। बशर्ते कि थोड़ी सी सिंपल शायरी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी वोकैबुलरी अभी इतनी नहीं है। लेकिन हमारे लिए यही खुशी की बात है कि वो बिल्कुल इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ जी कि बच्चे कॉलेज में, बच्चे जो हैं हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं कि ये तो वेस्टर्न सुनेंगे, ये तो ऐसा नहीं है। जेन जी जो हमारी है, जिसको जेन जी कहते हैं जी, अब तो अल्फा भी आ गई। तो जेन जी वालों ने मेरे को बोला, मेरी बिटिया ने ही बोला कि पापा आप जितना हो सके आप ये क्लासिकल बेस गाएं क्योंकि हमें वो पसंद आता है, और शायरी आप अच्छी शायरी ही लें। क्या है वो, उसमें समय लगेगा बट वो देर तक रहेगा। ये बच्चे मेरे को बोल रहे हैं। अच्छा। मुझे बहुत बहुत अच्छा भी लगा, और वो चेंज आया है अभी। तो अब जो मेरे सुनने वाले हैं वो आहिस्ता 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 जुड़ रहे हैं मेरे साथ। बाहर भी मैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में 2 साल से लगातार जा रहा हूँ, वहाँ मुझे बहुत, मेरे भाइयों ने बहुत प्रेम दिया। परमजीत भाई हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे, रुपिंदर जी हैं, सरबजीत जी, मतलब बहुत प्यार दिया। तो वो एक आपकी ऑडियंस जब बन जाती है जी, फिर वो आपको कभी नहीं छोड़ते। तो ये जो ऑडियंस की आप बात कर रहे हैं, इनमें आपको नजर आता है कि ये यंग ऑडियंस भी बैठी? हाँ, यंग भी है उसमें। जैसे अभी गुड़गांव में क्या क्लब है, कोई बहुत फेमस क्लब है, उसका नाम भूल रहा, 65 के ऐसे कुछ है जी। तो उस पे मेरा प्रोग्राम हुआ। पहले तो मिडिल एज लोग बैठे थे, उसके बाद यंगस्टर आ गए। अच्छा। हाँ, तो बोलते आप सुनाइए सुनाइए, आप क्या सुनाएंगे? तो मैं बोला आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे? बोलते हाँ। क्या पसंद है आपको? बोले हमें फिल्म म्यूजिक पसंद है। अच्छा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपको फिल्म सॉन्ग सुनाता हूँ। क्या सुनाया फिर आप? ये सुनाया जी। रस्मे उल्फत को निभाए, मदन मोहन जी तो निभाए कैसे रस्मे उल्फत। इसी पे वो सारे जने आगे आ गए, पहले तो दूर थे, बोलते आगे आओ। अच्छा सर अब आप सुनाओ। रस्मे उल्फत को निभाए है तो निभाए कैसे, हर तरफ आग है, हर तरफ आग है, दामन को बचाए कैसे, रस्मे
अच्छा जी। बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, बोझ होता, बोझ होता, बोझ होता जो गमों का तो उठा भी लेते, जिंदगी बोझ बनी है, जिंदगी बोझ बनी है तो उठाएं कैसे रस्में उल्फत। मजा आ गया। अब क्या ये मैंने बात है। आपको थोड़ा गजल के अंदाज में सुनाया। आपने अपनी वो शक्लो सूरत इसकी जी। थोड़ी सी अपने जी। लिहाज से बदल दी, जी जी। और वो जो आप ऑडियंस की बात कर रहे थे जो करीब आ गए आपके, फिर वो इंटरेस्टिंग हो जाता है उसके साथ। वो बच्चे बोलते ये गजल होती है, मैं कहा ये गजल होती है क्योंकि गजल में प्रॉपर शेर होते हैं, जी। स्थाई अंतरा शेर होते हैं और उसका कुछ मीनिंग होता है, और हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता मुकम्मल है। होता है। तो ये बहुत खूबसूरती की बात हाँ आपने जी। की है। अब क्योंकि बच्चों की बात की है तो थोड़ा सा ना बहुत सारे हमें ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जो म्यूजिक कर रहे होंगे, राइट। आपके स्टूडेंट्स देख रहे जी होंगे जी ये एपिसोड। तो आपकी आवाज जब मैं सुन रही हूँ जी। तो बड़ी सधी हुई आवाज लग रही है, मंझी हुई आवाज लग रही है। थैंक तो ये तो तजुर्बा आपका बोल रहा है, लेकिन अगर आज का बच्चा आपको जो सुन रहा है इस हाँ वक्त, जी। थोड़ा बताइए उन्हें कि ये आवाज सधती कैसे है, प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, और जो भी कुछ आप कहना जी चाहें जी। आज के यूथ को। देखिए बच्चों का मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप संगीत में आए या गजल गीत या प्लेबैक सिंगिंग करें या क्लासिकल गाएं तो उसका बेस क्लासिकल म्यूजिक ही है। जैसे आपने बोला ना गुरु, तो एक अच्छा गुरु आपको मिलना चाहिए जो आपको प्रॉपर सिखाए, और जब आप सीखें तो तब आप गाएं ना, परफॉर्म ना करें। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आपका तपस्या का टाइम है। जैसे आप पढ़ते हैं कॉलेज में स्कूल में तो उसी टाइम जॉब नहीं करते ना, एक डिग्री आती है तब आप उसके हिसाब से आप उसकी जॉब ढूंढते हैं। वैसे ही समय दीजिए गाने को थोड़ा। मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि बच्चों को जल्दी से स्टेज पे लाने का ना सोचें, क्योंकि वो जो छोटे छुटपन में जो वो सीखेंगे ना वो जिंदगी भर रहेगा उनके साथ। बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं आप। और सिखाने का जो है वो गुरु ही बताते हैं, तो किस घराने की गायकी है, क्या उसका स्टाइल है, वो गुरु बताते हैं जिनको आप गुरु करेंगे, जिनके आप शिष्य बनेंगे। लेकिन कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा जो अगर आप कर लें जी, तो फायदा होगा। बताइए प्लीज। देखिए देखिए लाइट म्यूजिक क्या है, टोन का काम है। आपकी सबसे पहले आवाज अच्छी होनी चाहिए। आ, गोल आवाज हो, उसमें बेस हो, खास तौर पे गजल में। तो ये जो आवाज अच्छी होनी चाहिए आपने कहा, तो ये जी। गोल आवाज बनाई जाती है वैसे ही होती हाँ है? कुछ तो होती है, कुछ बनाई जाती है। अच्छा। तो अब उसमें जैसे हमारे में सुबह के टाइम हम खरज का रियाज करते हैं, लोअर नोट्स का। जैसे भैरव में सा नी धा पा मा गा रे सा। क्या बात। तो बच्चा पूछेगा, क्योंकि जनरेशन है ना, हम्म। जेन जी है, हाँ वो जी। क्वेश्चन पूछे बगैर रहेंगे वो नहीं। रहेंगे नहीं। भगवान भी आएंगे, पूछेंगे आप भगवान क्यों हो। तो मुझे बच्चों ने पूछा गुरुजी यहाँ क्यों जाना है इतना नीचे। हाँ। मैंने उनको एग्जांपल दी, मैंने सेट की है हम्म। कि आप पत्थर चलाते हैं, हम्म। पत्थर फेंकते हैं ना, तो दूर फेंकना होता तो क्या करते हैं, बोलते गुरुजी ऐसे। मैंने कहा ऐसे करते हैं ना, वो ऐसे क्यों करते, यहीं से फेंको ना। पीछे से। ये है आपका बेस, दूर। तो बेस अगर आपका सध गया तो फिर जब आप आवाज लगाएंगे उसमें कंपन नहीं होगी।
और ये सुबह ही होता है, जब आप 6-7 घंटा सो के उठते हैं तो आपके वोकल कॉर्ड्स एकदम नर्म होते हैं। तो घंटों मैं बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे कुछ हिला हुआ है क्या। आज के हिसाब से थोड़ा चेंज कीजिए। जेनजीज की बात कर रहे हैं, जेनजीज तो सोते ही नहीं है रात को, हाँ, वो तो वो सोते ही गलत है, सुबह। वो गलत है। जी। देखिए, हमारा जो विधि विधान जो बना है, जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, जो हर एक लोग मानते हैं। सुबह का समय जो होता है 4 बजे से 6 बजे तक का समय होता है, जिसकी बेस्ट हवा होती है उस वक्त, हर चीज बेस्ट होती है। आपको योग करना, आप उसी टाइम करिए। आपको पढ़ना है, जो बच्चा सुबह उठ के पढ़ेगा उसका अलग ही होगा रिजल्ट, आप देख लीजिए। राइट। तो हमें तो यही सिखाया गया कि आप सुबह उठ के जो, अब खर्च का रियाज तो होगा ही नहीं फिर, अगर आप रात को सोते नहीं। नहीं, मान लीजिए आप दोपहर को उठते हैं, तभी तो वोकल कॉर्ड्स जो आपकी हैं वो रेस्ट के बाद वैसी ही होंगी। हाँ बिल्कुल वैसी ही होंगी, पर समय बदल गया होगा बाहर, सीमा जी। अच्छा। हाँ, जैसे ही सन रेज आती हैं, हाँ। बदल जाता है सारा माहौल। ओके। उसकी जो असर है ना, वो खत्म हो जाता है। वो 4 से 6 के बीच में ही रियाज है। आप किसी को भी पूछ लो। सोनू निगम जी का मैं देख रहा था एक दिन वीडियो, खर्च का रियाज बता रहे थे। सुबह उठे वो बाल बाल बिखरे हुए चेहरा जी। तो वो उसी समय ही होगा। अच्छा। हाँ, शाम के समय आप हायर नोट्स का करिए, एकदम सुबह सुबह आप हायर नोट्स करेंगे, गला खराब हो जाएगा। राग जो हमारे बने हैं समय के हिसाब से बने, तोड़ी का समय सुबह 10 बजे है, अब उस वक्त गाएंगे तो उसका ज्यादा असर आएगा। यमन को आप शाम को गाएंगे तो उसका ज्यादा असर आएगा। तो ये हमने नहीं बनाए, हमारे बुजुर्गों ने बनाए, ऋषि मुनियों ने बनाए। राइट। तो उसको अगर हम मानते हैं तो उसका जरूर आपको फल मिलेगा, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा। अभी आपने जैसे सोनू जी की बात की, मैं अभी रिसेंटली एक अरिजीत जी का मैं अरिजीत बहुत अच्छे सुन रही थी, एक पॉडकास्ट सुन रही थी। उसमें उन्होंने कहा कि जैसी मेरी आवाज अभी है, ऐसी वैसी थी नहीं थी। हाँ बिल्कुल, मैंने बनाई है, मैंने क्रैक की है अपनी आवाज। वो क्या मतलब है टेक्निकल, मुझे समझ नहीं आया। देखिए, आप जैसे एक ही सा ही बोलना है, ठीक है। अब मैंने जो अपनी आवाज बोली है सा, अब मेरा मुंह देखिए कितना खुला है, सा। अब इसको आप कर दो सा, खत्म हो गया ना। अब ऐसे कर दो सा, गड़बड़ हो गया ना। अब मैं यहां से गाऊंगा सा, ये यहां से गा रहा हूं, अब आप यहां से गाइए सा। तो वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे, सा, एक घंटों जब करेंगे, तब गले को आदत होगी, जब आप गाएंगे तो वैसी आवाज निकलेगी। वही अरिजीत जी कह रहे थे। अच्छा। उन्होंने आवाज को तोड़ा है, तोड़ा है मतलब गले को बोला ऐसे नहीं ऐसे गाओ, ऐसे नहीं ऐसे गाओ। अच्छा। ट्रेन किया उसको। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि पेट से गाना चाहिए क्या? पेट से गाना चाहिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो हमारे लंग्स हैं, जैसे ये बाजा है, इसके यहाँ पे पंखा है जी, ये जो है ना, इसमें हवा भरती है, यहाँ आती है, यहाँ से ऊपर आती है, तब सुर बजता है। वैसे हमारे लंग्स हैं, ये हमारे जो हमें ताकत देते हैं। अगर आपके लंग्स कमजोर हैं, हर सिंगर को प्राणायाम जरूर करना चाहिए। अच्छा। अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए। क्या है, आप जैसे बोल रहे हैं आवाज में कंपन नहीं आएगी, राइट, है ना। तो जब आप सांस लेके छोड़ेंगे, अगर आपने उसको घंटों प्रैक्टिस किया होगा जी, तभी तो वो आएगी ना चीज। तो आपकी नजर में अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बच्चा है, वो सुबह उठ के जी, घंटा भर ही कह लेते हैं, आजकल के बच्चे 1 घंटा भी कर लें तो बड़ी बात, बहुत है, बहुत है। रोज का 1 घंटा सुबह रियाज करता है, जी। कितने साल लगते हैं एक अच्छी आवाज बनने में? देखिए, इसमें आपको बोला कि ये ऊपर वाला है ना, जो उसने वोल्टेज दिया, हर यहाँ कितने बल्ब लगे हैं, हर एक की वोल्टेज है। जी। तो ये महाराज जी ने बोला था कि बेटा देखो, हमें भगवान ने बना दिया, अब हम क्या 500 वॉट के हैं बल्ब, मैं हो गया, पंडित किशन महाराज हो गए, गुदई महाराज हो गए, तो अब 20-50 वॉट का तो दिखेगा ही नहीं। राइट। तो हम उस बात पे रो भी पड़े थे। महाराज जी ने बोला जब हम बुझेंगे बेटा, तब तुम लोग दिखोगे,
सब डांसरों को बोला, मैं कहा नहीं महाराज जी ऐसा ना हो। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो टैलेंट है ना वो भगवान देता है, किसी को कम देता है किसी को ज्यादा, जिसको कम दिया उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी। अब किशोर दा तो सीखे नहीं थे, लेकिन वो क्या बात है, एक भी ऐसी आवाज नहीं पैदा हुई। वैसे विश्वास नहीं होता है कि किशोरदा सीखे नहीं थे। देखिए आप किस तरह से उन्होंने गाने गाए हैं, हा, कमाल है। कुछ उनके साथ कुछ करिश्मा हुआ था, मालूम है आपको? किशोर दा को ना खांसी हुई थी, बहुत खांसी हुई, उन्होंने ही बताया। कम से कम 6 महीने उनको लगातार खांसी होती रही, बंद ही नहीं होती थी। तो सब डॉक्टर्स को दिखा दिया, सब वैद्य को दिखा दिया, सब बोलने जी हमें समझ नहीं आ रहा। वो ऊपर वाला उनकी आवाज तोड़ के बना रहा था, जो अरिजीत कह रहे थे ना। अरे वाह। उसके जब वो बंद हुई खांसी, किशोरदा कहते हो वो जो आवाज निकली, ओहो हो, यानी गला खुल गया। गला खुल गया। और वो जो ज्वारी है ना, एक हमारे ज्वारी होती है जैसे आ या ये भगवान सेट करके भेजता है, जिसको घंटी बोलते हैं। हाँ, ज्वारी तानपुरे में होती है, जैसे धागा लगाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बोलती थी उनकी, क्या बात है, क्या बात है, ऐसी तो आवाज ही नहीं आई। अच्छा, अभी जब हम बात कर रहे थे तो आपने घरानों की बात की। जी जी, बहुत सारे घराने हैं। हाँ बहुत सारे लेकिन आज की तारीख में क्या घरानों से सीखना ही जरूरी है? क्योंकि मुझे लगता नहीं है अब इतने घराने। हाँ जी, अब तो म्यूजिक स्कूल्स आ गए। हाँ देखिए, घराना इसलिए होता था कि जब आपको क्लासिकल गाना है, अगर आपको क्लासिकल सिंगर बनना है तो घराने को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो आप गाओगे कौन सा स्टाइल। पर आज की तारीख में तो जितेंद्र जी मिक्स हो गया सब। नहीं 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 नहीं, क्लासिकल में नहीं होता मिक्स। क्लासिकल में नहीं होता। आप किसी भी बच्चे को पूछोगे बेटा किस घराने के सीख रहे हो, वो बोलेगा इस किराना या अपना पटियाला घराना, पटियाला घराना, भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना, जयपुर घराना, अपना आगरा घराना। जी जी जी, ये घराने हैं, उनको उनके सुर लगाने के तरीके अलग अलग हैं। यानी जो पारखी होगा वो ये जान जाएगा एक सेकंड, कौन से घराने का। बिल्कुल। अच्छा, उसी से उनकी पहचान बनती है। अच्छा अच्छा अच्छा, तभी तो बोलेंगे ना यार अलग है स्टाइल। क्या बात है। तो ये, लेकिन अगर आपको लाइट म्यूजिक गाना है तो उसमें जरूरी नहीं आप घराने घराने को फॉलो करें, तो आपको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए। साधना क्या है? साध लेना किसी चीज को जी। भाई आप साधना करें, अब सारे गा म पा धा नि सा नि ध प म ग रे सा, करते रहो, इसको करते रहो करते रहो, साध लो उसको जी। और ऐसा हो जाए गले में सध जाए, फिर आप जब गाएंगे वो निकलेगा। क्या बात है, एक ही चीज को करना है, दिमाग लगाना ही नहीं है। गुरुजी ने बोला मोनोटोनस सा हो जाता है। आप बच्चों की बात करें तो हाँ। बच्चे थोड़े बोर भी हो जाते हैं अगर हम प्योर क्लासिकल की बात करते हैं तो खैर वो एक अलग बात है जी। अभी बातों बातों में आपने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया 2 बार जा चुका हूं और आपने अभी ये टूर्स की बात की। पहली बार जब आपका फॉरेन टूर लगा तो दिल ने क्या कहा और कितनी खुशी हुई, बताइए जरा। बहुत ही खुशी, वो तो जो उसका जो एक्सपीरियंस है। कौन से देश गए आप? सबसे पहले अमेरिका गए थे। अच्छा। हाँ, महाराज जी के साथ ही गए थे जी। और एज वोकलिस्ट में गया था और सरकारी टूर था वो, हमें वाइट पासपोर्ट्स मिले थे। तब आपका ब्लू वाला नहीं चलता है, वो वाइट पासपोर्ट देती है सरकार। अच्छा। फिर वो बाद में वापस ले लिए जाते हैं। वो फॉर द टाइम बिंग होते हैं? फॉर द टाइमिंग, स्पेशल कोई फेस्टिवल में जैसे हम जा रहे हैं तो वहां पे एक फेस्टिवल था, उसमें हम लोग गए थे। पूरे यूएस में थे महाराज जी के प्रोग्राम, और जाकिर भाई, उस्ताद जाकिर हुसैन जी हमारे तबले पे उस वक्त थे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि उनके साथ भी मुझे अवसर मिला कि उनके साथ हम बैठ पाए। हम तो बैठने के लायक भी नहीं थे उनके साथ, लेकिन चलिए। तो वो जो हम जहाज में बैठे, पहले तो इतना लंबा कभी बैठे ही नहीं थे, तो लंबा सफर होता है, बीच में कहीं रुका तो वहां देखिए उसमें क्या है कि ये जरूर है, ऊपर वाले की कृपा है कि मेरा फोकस हमेशा रहा है संगीत। ये नहीं कि बहक गए। हमने भी जवानी देखी, हम भी कॉलेज गए, स्कूल गए, लेकिन बहके नहीं। सीमा जी, ये भगवान की कृपा रही, ये बहुत बड़ी कृपा है। हाँ।
तो लोग तो पागल हो जाते हैं, अमेरिका वो ग्रीन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, हमें सब कुछ ऑफर हुआ पर हमने नहीं लिया। हमने बोला नहीं, अभी सीखने का है, सीखना है, पहले सीखेंगे। तो बस वही है। अभी भी कुछ ऐसा नहीं है कि गाना बजाना आ गया है, गाना तो बहुत दूर की चीज है। ये जो आप कह रहे हैं, ये जो आपकी बातें हैं, अभी आप कह रहे हैं कि हम इस लायक भी नहीं हैं। जी एक आर्टिस्ट को विनम्र होना कितना जरूरी है? क्योंकि हमने बहुत तरह के लोग देखे हैं, जी। तो कितना जरूरी है एक आर्टिस्ट को विनम्र होना? देखिए, विनम्र मुझे लगता नहीं कि होना पड़ता है, वो तो होता ही है नेचर में। और मैं रहा हूं, मेरा इसलिए भी दिमाग सही रहा क्योंकि मैं इतने बड़े कलाकारों के बीच में रहता था, दिमाग खराब होता ही नहीं था। जी। अब पंडित बिरजू महाराज तो पृथ्वी पे एक ही थे, लेकिन हम देखते थे महाराज जी इतने सिंपल कैसे हो सकते हैं। इतना बड़ा कलाकार जिनके इतना विद्या है, इतना भंडार है, ये इतने प्यार से बात करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जाकिर हुसैन जी से बहुत सीखा, उस वजह से। दूसरा, माँ बाप की वो भी होती है, तरबियत भी होती है। हाँ, तो आपको बचपन से जो सिखाया गया है, जी। हमें कभी हमारे माँ बाप ने नहीं ये सिखाया कि दूसरे का लेके खा लो, दे के आओ। जी। और फादर हमेशा बोलते थे जब भी किसी के घर जाओ तो ध्यान रखो कि मर्यादा का, जी। एक मर्यादा रहनी चाहिए। और आप मानोगे नहीं, जब मैं जम्मू से आया, 13 दिसंबर 1989 का दिन था, आज भी मुझे याद है। और मेरे फादर मुझे छोड़ने आए रेलवे स्टेशन, शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन थी। जितेंद्र जी, एज म्यूजिक डायरेक्टर, क्योंकि आप कंपोज भी करते हैं, जी कॉम्पोजिशंस बनाते हैं, गाते तो खैर आप हैं ही, जी और वैसे तो आप फोक भी गाते हैं, जी जी फिल्मी भी गाते हैं, हाँ जी देशभक्ति गीत मैंने आपके सुने हुए हैं स्टेज हाँ जी पर। हाँ जी लेकिन मुझे ऐसे लगता है आपकी पकड़ गजलें हैं, हाँ जी, है गजल ना? गजल ही गजल में आपकी जी। पकड़ है। लेकिन एज अ म्यूजिक डायरेक्टर कौन कौन से अभी तक आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिन पर आपको नाज है, और जी आने वाले सालों में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में हैं? जी, देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ना आगे हुई ना आगे होंगी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट था हमारा जो 50th इंडिपेंडेंस ईयर था हमारा। हाँ जी। तो बहुत बड़ा उसमें प्रोग्राम हुआ था इंडिया गेट पे, अगर आपको याद हो। जी। इंडिया गेट पे हुआ था, उसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। ओमपुरी जी थे, शुभा जी थी, कैप्टन दीवान सिंह थे। देखा था हमने। उसका जो कोरल ग्रुप का जो हेड था वो मैं था। अच्छा। तो उसके लिए इंटरव्यूज हुए थे, जी। दिल्ली गवर्नमेंट उसमें हुए थे, तो उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। तो मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मेरे देश की जो इतना बड़ा शो हुआ इंडिया गेट पे, उसमें मुझे रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। और सारे उसमें जितने भी एम्बेसडर्स हैं, सारे सब थे। तो उसमें तकरीबन 50 सिंगर्स थे। अच्छा। जिनको मैंने डायरेक्ट किया था। जी। तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे बड़ा वही म्यूजिक था। हाँ, उसमें तो हमने यही सब किए थे, कदम कदम बढ़ाए जा, जो लेजेंडरी लोग कैप्टन दीवान सिंह जी थे। जी। तो एक गीत में वो आ गए हमारे साथ। अच्छा। तो इस तरह, जिसमें कन्नड़ भी थे, ये भी थे, सब जी। तरह के गीत थे। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली जो दूसरा प्रोजेक्ट मेंशन करना चाहता, ऐसे तो बहुत किए हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो मैंने अभी रिसेंटली, हमारा जो संविधान है उसको गाया है, कंपोज किया और गाया है। अच्छा। हाँ, उसका नाम है संविधान काव्य। जी। तो हमारे बहुत अच्छे, समझ लीजिए परिचित, हमारे बड़े भाई SK गौतम जी, जो IPS हैं, उन्होंने उसको लिखा कविता के रूप में। अच्छा। और फिर मैंने उसको कंपोज करके गाया है, वो है YouTube पे, आप देख सकते हैं। यानी IPS ऑफिसर के अंदर एक कलाकार है, जी, क्या बात कलाकार है, जी। वाह वाह। और हम लोग मिल गए, टीम बन गई। तो उसका मैं आपको, जो हमारा प्रियम्बल है ना, उसका आप देखिए, हाँ, अस्थाई। सुनाइए ना। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं। हम भारत के लोग आज ये संविधान अपनाते हैं।
समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को गले लगाते हैं। हम भारत के लोग आज संविधान अपनाते हैं। इस तरह से है। बहुत सुंदर। और जी। इनफैक्ट अभी जैसे आपने कहा ना कि ये बच्चों को याद हो जाएगा, जी जी, कभी भी देखिए आपको शब्द ना याद हो, आपको ट्यून याद रहेगा। ट्यून याद हो जाएगी। कभी भी याद करने का तरीका ही ये होता है। हम पहाड़े नहीं करते थे, हाँ, टू बिल्कुल। वन जा टू, हाँ, टू बिल्कुल वन जा बिल्कुल, फोर, सेम सेम सेम। तो ये बड़ी प्यारी चीज एक बताई। सवा घंटे का है पूरा, अगर वो सुनते रहें तो जी, जी, उनको जी। सारी कॉम्पोजिशंस अलग अलग हैं। अच्छा। और कभी भी आप राष्ट्रीय स्तर पर अगर कुछ करते जी। हैं, राष्ट्र के लिए कुछ करते हैं, तो हाँ, कलाकार के लिए बड़ी बड़ी नाज खुशी की बात होती है। और बड़ी क्योंकि खुशी। वो उससे ऊपर की बात है, उसमें हम अपना गाना नहीं देख रहे, हम हम्म। अपनी मुर्कियां नहीं देख रहे, हम देख रहे हैं कि हम किस चीज से जुड़े हैं। जी, देश के लिए करने में एक अलग आनंद है। वो एक अलग बात है। बाहर भी हम जब विदेश जाते तो ये मन में, मेरे मन में तो रहता ही है कि मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जी, तो कोई भी मेरा गलत हरकत देश के ऊपर बात आएगी। ये बहुत प्यारी बात बोल रहे हैं आप। जी। और कलाकार जो होता है वो तो ध्वजवाहक होता है। जी जी, जब वो देश के बाहर जाता है, हम बिल्कुल। जाते हैं तो इम्प्रेशन तो पड़ता है हमारे हाँ देश जी, में। हाँ जी, तो ये तो खैर आपने इसकी बात बताई, बड़ी प्यारी, जी। वेरी वेरी नॉलेजेबल जी आपने ये बात बताई। थैंक यू। आप से मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ तो मैं ये महसूस कर रही हूँ कि आप जम्मू को साथ लेकर चलते हैं अपने। जी जी, आपकी बातों में जी आपकी मिट्टी जो है उसकी खुशबू आ रही है। जी, तो आपने अभी रिसेंटली डोगरा समाज ट्रस्ट की स्थापना की है, जी जी जी। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य ये था कि दिल्ली में जैसे हमारे जो भी डोगरा हैं, हिमाचली लोग हैं, उनका एक संगठन हो। जी। प्रिसाइसली डोगरों का, हिमाचल के तो बहुत सारे हैं, हम्म। पर वो कल्चर हमारा सेम ही है पहाड़ का। तो मेरे दिमाग में आया कि हम अपने अपने लिए तो सब करते ही हैं, हम्म। अब आगे तो बड़े वलवले हैं मेरे, लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारे जो सरपरस्त हैं डॉक्टर करण सिंह जी हैं, जी, जिनका, जो मेरे पेटर्न इन चीफ हैं, जी। और वो बड़े पर्टिकुलर हैं, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं उनको बोलने कि आप हमारी संस्था के हेड बन जाइए, वो नहीं बनते, हम्म। क्योंकि वो मानते हैं कि मिस यूज़ होता है नाम। हम्म। तो जब मैं गया तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपने पेपर्स दे जाइए, हम्म। क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से किया, उसको रजिस्टर की हुई है सोसाइटी हमने, ताकि कल को लोग कुछ मेंबरशिप आए या कुछ स्पॉन्सरशिप आए तो उसका कुछ हिसाब किताब हो। जी। तो उन्होंने एक हफ्ता उसको स्टडी किया, हम्म। उसके बाद हमें बुलाया, बोलते ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो नटशेल ये है कि डोगरा समाज ट्रस्ट दिल्ली की स्थापना 3 साल पहले हुई, हम्म। और उसके मैं 3 उसके प्रोग्राम कर चुका हूँ, जी। और बहुत लोगों का प्यार मिला, हर शो में लोग जुड़ते जा रहे हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, तो वही है, लोग जुड़ते गए हैं, कारवां बन, अब आपको भी जुड़ना उसमें, बिल्कुल उस बिल्कुल कारवां में। बिल्कुल। तो पिछले साल हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम किया, बहुत बहुत अच्छा रहा। अच्छा। और क्योंकि वहाँ तो हर जगह के बच्चे हैं, जी। तो आप तो खुद अपने कल्चर के बारे में तो जानते ही हैं, हम्म। या आप डोगरा और हिमाचली लोगों को बता के क्या उसका निकलेगा, आप जी। दूसरे लोगों को बताइए। बिल्कुल। तो हमने वहाँ से कलाकार मंगवाए थे, दूर दराज के लोग आए थे कलाकार जम्मू से, उनको हमने यहाँ प्रेजेंट किया, तो लोगों को पता चला कि डोगरा क्या चीज़ है। जी। डोगरा रेस है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट को बनाने वाले डोगराज हैं। और उसके फाउंडर थे हमारे गुलाब सिंह, जिन्होंने उसकी स्थापना की, और आगे हमारे तमाम जो राजा महाराजा हुए बहुत अच्छे हुए। हमारे हरि सिंह जो लास्ट राजा थे, उनके सुपुत्र हैं डॉक्टर करण सिंह जी। 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 तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जुड़िए इससे, हमें बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो मैं किसी फायदे के लिए नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेरी मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, जैसे माँ के दूध का हम लोग बोलते कर्ज होता है, तो थोड़ा सा भी अगर हम कर पाएँ उसके लिए तो बहुत मुझे खुशी होगी। आगे मेरा मन है, मेरी
सपना है कि एक ऐसा डोगरा भवन मैं बनाऊं जिसमें कोई गरीब, कोई जम्मू से अगर कोई आए, यहाँ इलाज करवाने ज़्यादातर लोग आते हैं जी। गांव से, तो हम्म। कहीं रहने की जगह नहीं होती है। आप देखिए हॉस्पिटल्स में सड़कों पे लोग सो रहे होते हैं, तो वो वही लोग हैं जिनका पेशेंट अंदर होता है जी जी जी। पर उनको रहने का नहीं होता। रहने को चाहिए, तो बड़ा नेक विचार है जी, आपका। तो बहुत मेरी अच्छी बात। कोशिश है। हम्म। अब करण सिंह जी, डॉक्टर करण सिंह जी मेरे साथ दे रहे हैं, मैं पहले कुछ करूं, प्रूव करूं अपने आप को, तब तो उनसे मांगूंगा। नहीं, आप कला संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जी, और लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं, अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है। थैंक यू। आपने IPRS का नाम सुना है, जिसे जी जी, फुल फॉर्म में बोलते हैं इंडियन इंडियन, परफॉर्मिंग राइट सोसाइटी। बिल्कुल। ज्यादातर कलाकारों को इसके बारे में पता नहीं है। जी इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि कुछ लाइसेंस लेना पड़ता है इसके जी, लिए, तो थोड़ा सा बता दीजिए इसके बारे में। देखिए IPRS जो है एक कलाकारों के लिए वरदान है। अच्छा। मुझे भी नहीं पता था। मेरे एक दोस्त हैं सूफी बावरा जी, हम्म उन्होंने बोला जितेंद्र भाई आपको ये इसका मेंबर हैं आप? मैंने कहा नहीं। हम्म तो बोले आप इसके मेंबर बनिए। हम्म तो हम मेंबर बने। तो यही कहना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना जो है जावेद अख्तर जी ने की थी, जी। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ लिरिक्स राइटर एंड म्यूजिक कंपोजर, ओके जो क्रिएटर्स हैं। ओके। क्योंकि ऐसा होता था कि जब कोई भी गीत रिकॉर्ड होता था कि अब गाना हिट हो गया, तो सबसे ज़्यादा माइलेज किसको मिलती? सिंगर को, जी। क्योंकि उनकी आवाज़ जा रही है। हम्म कंपोजर को वही लोग जानते हैं जो उसमें संगीत का शौक रखते हैं। हम्म। तो इन्होंने ये कहा कि अगर कल को कोई गाना चल जाता है तो उसका जो उसकी जो इनकम है उसमें से जो कंपनी को हो रही है उसमें शेयर होना चाहिए, म्यूजिक कंपोजर का भी और राइटर का भी। जी। तो हमने बोला ठीक है। हमें विश्वास नहीं था कि इतने से इतने बड़े ये जो जाल है इसमें से वो कैसे निकाल के लाएंगे हमारी रॉयल्टी। बट वो सिस्टम है सीमा जी, बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अच्छा। जहां भी आपका गीत चलेगा, रिकॉर्डेड है जो, वो उसमें से उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये वहां पे प्ले हुआ, इतनी बार प्ले हुआ, उसके अकॉर्डिंगली आपको उसका पैसा आ जाएगा। पर अगर मैं स्टेज शोज की बात करूं, वहां पर भी ये लागू होता है? स्टेज शो का मुझे अभी किसी ने मुझे बताया है जी। कि अभी नई वो कोई चीज आई है। वो मैं भी पता करूंगा जी कि स्टेज शो के राइट्स का क्या है। जी। बट रिकॉर्डेड का तो मुझे मालूम है कि अगर हमने मैंने म्यूजिक किया, उसको कंपोज होना चाहिए। और वो कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे गीत है वो, जी। और मेंशन्ड है आपका नाम, तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन में जाइए जी। IPRS में, वहां वो मेंशन करिए गीत ट्रैक कौन सा है। अभी जैसे मैं बताना चाहता हूँ, मेरा एक ट्रैक है शनि चालीसा, जी। सुनने वाले भी सुन सकते हैं। तो वो किसी दूसरी कंपनी ने किया है, तो अभी उसके तकरीबन 14 करोड़ व्यू हो गए हैं सीमा जी। उसमें मेरी भी बहुत भागीदारी है, पूछिए कैसे? कैसे? मेरे घर में रोज शाम को आप ही की शनि चालीसा चलती है और वाह वाह। वो जो ट्यून है आपकी जी मुझे रट गई है, और मैं किसी और ट्यून में शनि चालीसा गाने सुनते लगूं नहीं। तो मेरे को वर्ड्स भूल जाते हैं। जी जी लेकिन आपकी ट्यून में गाने लगूं तो मैं जी। तो रट ली है मैंने हाँ पूरी की जी। पूरी। तो वो उसका मेरे को रॉयल्टी आती है। अच्छा। तो ये भी कलाकारों के लिए बहुत अच्छी चीज है बहुत कि प्यारी अगर बात है। आपने एक समय में काम किया है तो आपके जो आप जब ऐसा समय आता है जब नहीं कर पा रहे काम, तो उसका आपको पैसा मिलेगा। बिल्कुल, एक पेंशन की तरह आप पेंशन है समझ ये, लीजिए। बहुत जैसे अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज है। अच्छा, क्योंकि हमने अभी ये बात की है, तो जी। आजकल आपने देखा है सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पर, बेशक इंस्टा पर कवर वर्जन्स बहुत चलते कवर हैं। वर्जन बहुत आ रहे हैं। क्या कहना है आपका कवर वर्जन्स पर? देखिए कवर वर्जन में यही मैं चाहता हूं कि उसकी जो ओरिजिनलिटी है ना, जिसको आप ले रहे हैं, पहला नंबर तो ये कि आप ये जान लीजिए कि जो असली चीज, पुरानी चीजें हैं, वो कभी मरेंगी नहीं। कवर वर्जन किया ही इसीलिए जाता है कि उसकी कमी महसूस हो रही कहीं ना कहीं जी। उन गीतों की, तो उसको आप नए लिफाफे में, है ना, पर वो असली जो वही है जो उस्तादों ने मेहनत की है, लिखने वालों ने, कंपोजर्स ने, सिंगर्स ने। जी। कोई बुराई नहीं है उसमें, जब तक कि आप उसको ठेस ना पहुंचाएं, उसको खराब ना करें।
जो हमारी ओरिजिनल, जो हमारे लेजेंड्स हैं, जिनकी हम जी। पूजा करते हैं, बना सकते हैं। मैं उसके हक में कम हूँ। अच्छा। हाँ, ज़्यादा उसको छेड़ा गया तो फिर वो उन्होंने जो की क्रिएट की है चीज़, उसमें थोड़ा सा ठेस लगती है। खूबसूरती जो हाँ, बन गई है वो बन हाँ, गई है। हर चीज़ को मतलब फ्यूजन करना भी वो ठीक नहीं, जी जी हर चीज़ का फ्यूजन ठीक नहीं। जी। जी चलिए, आपसे इतनी सारी बातचीत हो गई और अब जी मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं। जी जी। जीवन का आखिरी मकसद क्या है? आखिरी मकसद कोई नहीं है। देखो, मैं कभी भी मैंने कोई गोल सेट नहीं किए, हम्म। क्योंकि जीवन इतना अनसर्टन है सीमा जी कि आप कोई भी चीज़ प्लान नहीं कर सकते, ये तो है ना। चल रहा है, वो है कि खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी है, पानी को राह नहीं दिखाई जाती है। तो मैं तो उसको बहुत मानता हूँ, ऊपर वाले को। उसने जो मेरे लिए सोचा है हम्म। वही मैं करे जा रहा हूँ, अपने से मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो अभी तक तो अच्छा ही चल रहा है, बचाते हैं बड़ी चीज़ों से मुझे। जीवन के आखिरी क्षणों में जी, क्या गुनगुनाना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस प्रभु का नाम। भजन भी मैंने बहुत गाए हैं, और भगवान की कृपा से संस्कृत में मैंने बहुत गाया है, दुर्गा सप्तशती पूरा गाया है। अच्छा। तो ये उनकी इच्छा थी तभी गाया है। बिल्कुल। तो मेरी इच्छा यही है कि वही है, अनूप भाई ने गाया ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, उसमें सब कुछ है। सब कुछ। और मैं सोचता हूँ हर आदमी का यही मकसद होगा कि जिसके पास जा रहे हैं उससे बातचीत हो जाए तो रास्ता इजी हो जाएगा। अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? देखो, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि संगीत जो है ना, वो एक वरदान है। संगीतकार को कुछ भी नहीं चाहिए। चाहिए पैसा, सबको चाहिए, जीवन जीना तो चाहिए, बट संगीत अपने आप में इतना सक्षम है कि आपको पाल सकता है वो। अगर आप सड़क पे भी बैठ जाएंगे ना तो वो मिल जाएगा आपको। जी। तो बस प्रभु से यही इच्छा है कि यही जीवन ढंग से जी लें तो वही बहुत है। और जिसका भी हो सके भला हो, और बस संगीत की सेवा करते रहें, यही मेरी इच्छा है। मैं और किसी फील्ड में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। क्या बात है, यही आपकी पूजा है और यही हाँ, आपकी मैंने छोड़े साधना भी है। हैं काम इसके लिए। मैं वकालत कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। जी। और बड़े बड़े ऐसे ऑफर मिले, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैं यही करना है और इतना ही करना है। तो लगे हैं उसी में। बड़ी सुंदर बातचीत हुई आपसे जी, और बहुत ही अच्छा लगा। मन नहीं भरा है मेरा, लेकिन क्या करें। पर क्योंकि कार्यक्रम के शुरू में हमने एक तरन्नुम भरे लहजे में शुरुआत की थी, जी जी, तो चलते चलते कुछ बढ़िया सा सुना बढ़िया से दीजिए। सुना दे। जी। देखिए, मेरी मदर को ये गजल बहुत पसंद है। जी प्लीज। उन्होंने बोला था आज के मैं ये गाना जरूर, हम्म। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। रेखाओं का खेल है मुक़द्दर, रेखाओं का खेल है मुक़द्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अति सुंदर, अति सुंदर, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। और सभी, मैं अपने दर्शकों से यही कहूंगी कि आज के शो को मैंने थॉरोली एंजॉय किया है, और इस उम्मीद के साथ कि आपको भी ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा जब आप तक पहुंचेगा। और आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में
जो भी आपके दिल ने कहा है बिल्कुल। उसे ज़रूर आप हमें लिख कर भेजिएगा। आपका साथ है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा साथ इसी तरह देते रहिए। थैंक यू सो मच बहुत जितेंद्र बहुत जी, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पूरा म्यूजिकल आपने जो किया है, Thank मुझे तो लग रहा है मैं सोते हुए भी गुनगुनाती हुई सोऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। अगर ये अच्छा लगेगा हमारे श्रोताओं को, तो हम और एक एपिसोड करेंगे, क्योंकि बहुत सी डेफिनेटली, बातें हैं डेफिनेटली। जो हम कर सकते हैं। जी 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 जी। जी। चलिए, थैंक अभी तक के लिए थैंक यू, नमस्ते। सभी को नमस्कार, नमस्कार।